नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने वाले हैं जो सच में एकदम अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन परंपराओं और आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान के एक बहुत ही शानदार संगम की। अक्सर ये मान लिया जाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ आस्था और कर्म कांडों के सहारे जीते थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उनके वे सारे कर्मकांड वास्तव में मानव शरीर और मस्तिष्क को कंट्रोल करने की एक बेहद ही उन्नत तकनीक रही हो। तो शुरुआत करने के लिए आइए इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। दुनिया के सबसे पहले बायो हैकर्स आखिर थे कौन? अब बायो हैकिंग शब्द सुनते ही दिमाग में तुरंत क्या आता है? शायद कोई आधुनिक स्मार्ट वॉच, स्लीप ट्रैकर्स या सिलिकॉन वैली का कोई स्टार्टअप जो स्मार्टफोन ऐप्स के जरिए शरीर को हैक करने का दावा कर रहा हो। ये मान लेना बहुत ही आसान है कि इसके लिए बिजली या माइक्रोचिप्स की जरूरत तो पड़ती ही होगी। लेकिन सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। सबसे शुरुआती बायो हैकर्स आज से 3000 साल से भी पहले प्राचीन भारत में रहते थे। बिना किसी डिजिटल उपकरण या आधुनिक लैब्स के इन शुरुआती संस्कृतियों ने कॉग्निटिव इंजीनियरिंग के ऐसे परिष्कृत रूपों का अभ्यास किया जिसे आज का आधुनिक विज्ञान जाकर अब पूरी तरह से समझ पा रहा है। उन्होंने केवल ध्वनि, समय और अपने आसपास के परिवेश का उपयोग करके ही मानव शरीर विज्ञान को हैक करना सीख लिया था। ठीक है, तो आइए सीधे इसमें उतरते हैं। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, प्राचीन ज्ञान या बायो हैकिंग। दूसरा, ध्वनि एक संवेदी तकनीक के रूप में। तीसरा, जैविक घड़ी को संरेखित करना। चौथा, मन की 3 अवस्थाएं। और पांचवां, आज के लिए कालातीत उपकरण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन ज्ञान या बायो हैकिंग। हम अक्सर जिन पुरानी प्रथाओं को केवल आध्यात्मिकता या रहस्यवाद के चश्मे से देखते हैं, वे वास्तव में बहुत ही ठोस और मापने योग्य बायोलॉजी पर आधारित होती हैं। ये सिर्फ अंधे विश्वास की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारे आसपास का माहौल हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मंदिर की घंटी, ये कोई साधारण सजावट की चीज या सिर्फ पूजा पाठ की वस्तु नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सुलभ और उन्नत न्यूरो रेगुलेटरी टूल है। प्राचीन मंदिर प्रणालियों ने धातु विज्ञान और ध्वनिकी यानी साउंड इंजीनियरिंग को मिलाकर कुछ ऐसा तैयार किया जो हमारे दिमाग के शोर को तुरंत रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, ध्वनि एक संवेदी तकनीक के रूप में। अब हम प्राचीन साउंड इंजीनियरिंग के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझेंगे। ध्वनिकी के विज्ञान में अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो ये एकदम साफ हो जाता है कि प्राचीन अनुष्ठानों में जो आवाज़ें इस्तेमाल होती थीं, उनकी इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा सटीक थी। कभी ध्यान दिया है कि मंदिर की घंटी की आवाज़ इतनी अनोखी क्यों होती है और वो इतनी देर तक क्यों गूंजती है? इसका रहस्य छिपा है पंचलोहा में। ये एक खास 5 धातु मिश्र धातु है। शोध से पता चलता है कि इन धातुओं को बस ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं चुना गया था। इसमें टिन का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है, जो एक ऐसा कंपन पैदा करता है जिससे आवाज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि तक बनी रहती है। ये कोई शोर शराबा नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली फ्रीक्वेंसी है। और जब उस घंटी पे प्रहार होता है तो मानव मस्तिष्क के अंदर 3 बहुत ही सटीक चरण घटित होते हैं। पहला है प्रहार, जो एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया या स्टार्टल रिस्पॉन्स पैदा करता है। ये हमारे मस्तिष्क के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को एक झटके में रोक देता है। हाँ, वही नेटवर्क जो हमें लगातार चिंताओं और विचारों में उलझाए रखता है। फिर आता है अनुनाद, जो हमारे दिमाग की तेज बीटा वेव्स को शांत करने वाली अल्फा और थीटा अवस्थाओं में शिफ्ट कर देता है। और सबसे अंत में आता है मौन, एक ऐसा न्यूरल गैप जहां दिमाग पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे स्व उत्पन्न ध्वनियां, जैसे कि ओम का उच्चारण करना, मस्तिष्क के अंदर के एक्टिवेशन पैटर्न को शारीरिक रूप से बदल देती हैं। ब्रेन स्कैन से ये साफ पता चलता है कि सामान्य अवस्था की तुलना में उच्चारण के दौरान मस्तिष्क का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी हमारा एसीसी, जो भावनाओं और ध्यान का मुख्य केंद्र है, वो पूरी तरह से मॉड्यूलेट हो जाता है। तो ये सिर्फ मन का भ्रम नहीं है, ये दिमाग के अंदर होने वाला एक असल शारीरिक बदलाव है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इन ध्वनियों के प्रभाव को आज हम मशीनों के जरिए माप सकते हैं। 100 से 150 हर्ट्ज की ये आवृत्ति और उच्चारण के दौरान जो लंबी सांस छोड़ने का पैटर्न बनता है, वो सीधे हमारी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है। इससे पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र चालू हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये तुरंत तनाव को कम करता है और हृदय गति की परिवर्तनशीलता यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है।
ये मूल रूप से एक प्राकृतिक इनबिल्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हमारी सांसों और आवाज के जरिए चालू किया जाता है। चलिए अब ध्वनियों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और भाग 3 पर आते हैं, जैविक घड़ी को संरेखित करना। ध्वनि विज्ञान से आगे बढ़कर अगर हम क्रोनोबायोलॉजी की दुनिया को देखें तो समझ आता है कि हमारे पूर्वज समय के भी बड़े पक्के उस्ताद थे। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि मानव शरीर प्रकृति की लय के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो लगभग सभी ने सुना ही होगा। ये रात का आखिरी प्रहर होता है, सूर्योदय से ठीक पहले का समय। प्राचीन ग्रंथों में स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए इस समय जागने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक नियम नहीं है, ये इस बात से गहराई से जुड़ा है कि उस समय पर्यावरण और शरीर के भीतर कौन से शारीरिक और रासायनिक बदलाव हो रहे होते हैं। प्राचीन ग्रंथों की तुलना जब आधुनिक विज्ञान से की जाती है तो नतीजे सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में लिखा है कि सुबह जल्दी उठने से बल बढ़ता है और अलक्ष्मी यानी दुर्भाग्य दूर होता है। अब जरा आधुनिक मेडिकल विज्ञान की बात सुनिए, वो भी बिल्कुल यही बात कहते हैं, बस शब्द बदल गए हैं। वे इसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स और मेलाटोनिन के प्राकृतिक चक्र के साथ संरेखण कहते हैं। है ना कमाल की बात? दोनों ही भाषाएं बिल्कुल एक ही सर्केडियन घटना को समझा रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की ओर, जो थोड़ा और मनोवैज्ञानिक है, मन की 3 अवस्थाएं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान ने मानव व्यवहार को त्रिगुण सिद्धांत के माध्यम से समझाया, और आज का विज्ञान इन अवस्थाओं का सीधा अनुवाद न्यूरोकेमिस्ट्री में कर रहा है। इन जटिल रसायनों को समझने के लिए चलिए एक कार का बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेते हैं। सत्व अवस्था सीरोटोनिन और गाबा से जुड़ी है। ये उस कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह है जो एक बहुत ही स्मूथ और संतुलित ड्राइविंग सुनिश्चित करता है। फिर आता है रजस, जो डोपामाइन से जुड़ा है। ये गैस पेडल यानी एक्सेलरेटर है। ये हमें जुनून, प्रेरणा और रफ्तार देता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो बेचैनी पैदा कर देता है। और अंत में है तमस, जो मेलाटोनिन से संबंधित है। ये कार का पार्किंग ब्रेक है। ये रफ्तार को धीमा करता है, सुस्ती लाता है और हमें आराम करने का सिग्नल देता है। जीवन को सही से चलाने के लिए हमें इन तीनों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। विज्ञान के नजरिए से अगर देखा जाए तो जब प्राचीन ग्रंथ सत्व की खेती करने या मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने की बात करते हैं तो वे मूल रूप से हमारे दिमाग के इन गाबा और सेरोटोनिन मार्गों को ही मजबूत करने के लिए कह रहे होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मस्तिष्क के प्राकृतिक शांत करने वाले रसायन हैं। तो जो बाहर से दार्शनिक लगता है वो अंदर से विशुद्ध न्यूरोबायोलॉजी है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 5, आज के लिए कालातीत उपकरण। आज की इस भाग दौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में ये प्राचीन प्रथाएं कितनी ज्यादा प्रासंगिक हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ से समझनी है वो ये है कि ये सारे उपकरण, चाहे वो मंदिर की घंटी का वो खास 110 हर्ट्ज का अनुनाद हो, सांस लेने का एक विशिष्ट पैटर्न हो या फिर सुबह जल्दी उठने की आदत हो, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के ऐसे टूल थे जो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध और बिल्कुल मुफ्त थे। आधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा इन चीजों के साबित होने से हजारों साल पहले ही ये उपकरण असल में काम कर रहे थे और लोगों का जीवन बेहतर बना रहे थे। जो हमें एक आखिरी और बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। यदि एक साधारण सी दिखने वाली घंटी और सुबह उठने का महज एक समय इतने गहरे न्यूरोलॉजिकल विज्ञान को अपने भीतर समेट सकता है, तो जरा सोचिए प्राचीन इतिहास के उन कर्मकांडों में ऐसी और कितनी ही आधुनिक वैज्ञानिक सफलताएं छिपी होंगी जिनकी खोज होना अभी बाकी है। ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।